हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे, आज का हमारा टॉपिक एमपीपीएससी 2015 के प्री सॉल्व पेपर को सॉल्व करवाना है पूरी तरीके से, फुल एक्सप्लेन और एनालिसिस के साथ। मैं विश्वास दिलाता हूं इसमें हम बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित मैटर को लेकर आए। जैसे आपके आगे वाली जो परीक्षा होंगी उस आधार पर फुल एक्सप्लेन करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन का रिलेटिव कौन कौन सा आगे प्रश्न बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, और जो नए पैटर्न पर आधारित है, जैसे कि अब एक्ट नहीं आएंगे तो इसमें से हमने एक्ट को हटा दिया गया है, याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको बता दूं इसमें से जो भी प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं वो बार बार आते हैं, तो उनको हम अच्छे से देखेंगे और उनके साथ किस फेस में आएंगे, वो किस बदलाव के साथ आएंगे, उस चीज को भी हमको इसमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जरा ध्यान देना। पहला क्वेश्चन आया हमारा कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषण है इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा प्रदूषण है? तो याद रखोगे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, इसको हम सीएफसी गैस भी कहते हैं। ठीक है ना, सीएफसी भी कहते हैं। यह मुख्यतः जो गैस होती है ना, जैसे देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ, जैसे चाहे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, उनके साथ साथ डिओरेंट हो गए, हेयर स्प्रे हो गए, शेविंग क्रीम हो गए, आदियों में भी ये पाई जाती है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक प्रदूषण पाया जाता है जो कि ओजोन परत को काफी नुकसानदायक होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, जो ओजोन परत का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? जल्दी मुझे ऑप्शन में बताइए, अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आप सभी जानते हैं कि CO2 होता है, तो ठीक ओजोन का क्या होता है? ठीक है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या है? चार ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा हमारा? तो देखिए पहले ही ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए। सतत आर्थिक विकास का जो अर्थ होता है, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास भी होना। मतलब जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ हम विकास कर रहे हैं, उन संसाधनों का उपयोग हम भविष्य में आसानी से कर सकें। ठीक है, ध्यान देना जरा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें से, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? जरा ध्यान देना, यहाँ पर पूछा है नवीनीकृत नहीं है। ठीक है, तो देखिए जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी की, तीनों नवीनीकृत संसाधन क्या है? ये हैं। ठीक है, लेकिन नहीं है पूछा है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा, ड वाला ऑप्शन। ठीक है, देखिए नवीनीकृत संसाधन अगर देखें हम, तो जो नवीनीकृत संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रहते हैं ना, वो जैसे कि ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, कचरे से प्राप्त ऊर्जा हो गई, इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो गैर परंपरागत या नवीनीकृत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? इन चारों में से जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है या कारण नहीं है? आप यहाँ पे कारण भी देख सकते हो। ठीक है, तो कारण नहीं है तो देखिए वानस्पतिक संकेत कारण है, हिमीय संकेत बिल्कुल कारण है इसका, विवर्तनिक सिद्धांत भी जो है वो जलवायु परिवर्तन का कारण है, लेकिन जो दीर्घकालीन परिवर्तन है ना, याद रखोगे दीर्घकालीन परिवर्तन इसका कारण नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का आधार है, सतत विकास का इनमें से आधार कौन सा है? देखिए मुख्यतः रूप से मैं आपको इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो विभाग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है कि बाद में वो निर्णय नहीं ले पाया कि सतत विकास का इनमें से प्राथमिक आधार कौन सा है। ठीक है, तो आधार तो ये सारे ही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ठीक से क्या क्रिएट नहीं हो पाया, लिख नहीं पाया है। सतत विकास के तो सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक, पर्यावरणिक सभी की सभी सतत विकास के आधार है, लेकिन इसको क्वेश्चन को हटा दिया गया है। इसका क्वेश्चन होना चाहिए था सतत विकास का प्राथमिक आधार कौन सा है, और प्राथमिक आधार अगर हम इनमें से अगर छाटेंगे तो पर्यावरण बहुत ही प्राथमिक आधार माना जाएगा। अगर पर्यावरण सही रहेगा तो समाज और आर्थिक विकास वैसे ही होगा। ठीक है, तो सी वाला आंसर हम इसमें मुख्यतः सही लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक कारण से अगर ज्यादा लाभ हो रहे हैं ना, तो हम उसी को टारगेट लेके चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस तो याद रखोगे, विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और साथ साथ में याद रखोगे आप कि जो बाकी के 2-3 और है मैं उनको भी आपको बता देता हूँ। जो 22 मार्च है, देखिए विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अब 22 मार्च जो है ना, 22 मार्च आप याद रखोगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। साथ साथ में 7 अप्रैल को भी आप याद रखोगे कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखोगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जब हम 22 अप्रैल याद रखते हैं तो इसके साथ साथ हमें 21 अप्रैल भी याद रखते हैं। अब ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन बनता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि 21 अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी आप तैयारी कर रहे हैं पीएससी की या यूपीएससी की, तो आपको ये 21 अप्रैल ध्यान से आना चाहिए कि 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है पूछा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन भी है ना एक तरीके से क्या है, गलत हो गया है, ठीक है। ये भी विभाग के द्वारा हटा दिया गया है क्योंकि प्रश्न बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। देखिए जो प्राथमिक रंग है ना, पहले मैं आपको प्राथमिक रंग बता देता हूँ कि प्रमुख प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। देखिए लाल होता है, नीला होता है, साथ साथ में एक तीसरे नंबर का और होता है यहाँ पे हरा, ठीक है। क्या होता है? हरा। ये तो प्राथमिक रंग है, लेकिन काला और पीला क्या प्राथमिक रंग नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो गए हैं, ठीक है। 2 रंग ऑप्शन सही हो गए। जो सेकेंडरी रंग आते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी रंग के साथ साथ इनको हम क्या कहते हैं? गौण रंग भी कहते हैं, ठीक है ना, गौण रंग भी कहते हैं। क्योंकि जो ध्यान देना जरा, जो पीला रंग होता है ना, वो पीला रंग जो होता है हमारा सेकेंडरी रंग में आता है, जो कि लाल प्लस हरे से मिलकर बनता है, ठीक है, इज इक्वल टू पीला रंग। तो ये सेकेंडरी रंग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, याद रखोगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या? लाल और पीला दोनों हो जाएगा, प्राथमिक रंग नहीं है। चलिए ये इस प्रकार से अगर क्वेश्चन है तो आराम से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में किया जाता है। जो माइक्रोस्कोप का प्रयोग है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो याद रखोगे माइक्रोस्कोप का जो अध्ययन है वो सूक्ष्म एवं पास की वस्तु देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। माइक्रो से आप इंग्लिश से याद रख सकते हो, इसका माइक्रो यानी मतलब सूक्ष्म वस्तु है। माइक्रो का अर्थ ही होता है सूक्ष्म वस्तु है, यानी आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। माइक्रो एवं नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का क्या करते हैं? हम उपयोग करते हैं, ठीक है, आंखों से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको हिंदी अगर माइक्रोस्कोप नहीं आए तो हिंदी में अगर नाम आए तो हिंदी में भी नाम याद रखोगे। इसको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्मबीन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, इसको सूक्ष्मबीन भी कहते हैं, ठीक है। साथ साथ में इसका नेक्स्ट नाम भी याद रखोगे आप, खुर्दबीन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? खुर्दबीन भी कहते हैं, ठीक है। जे ना है, ठीक है, सूक्ष्मबीन और खुर्दबीन और सूक्ष्मदर्शी, ये सारे की सारे क्या है? इसी के नाम है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वभौमिक प्रदाता कहलाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका। तो आंसर हो जाएगा इसका ओ। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए सार्वभौमिक प्रदाता जो सार्वभौमिक प्रदाता या इसको सर्वदाता के नाम से भी जाना जाता है, जो देने वाला होता है, ठीक है ना, जो किसी को भी रक्त दे सकता है, जैसे सर्वदाता भी कहते हैं। वो कौन सा समूह होता है? रक्त समूह हो। तो आपसे इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी जरा याद रखोगे। देखिए सर्वदाता तो ओ हो गया। सर्वग्राही कौन सा होता है? तो सर्वग्राही ए बी होता है, ठीक है ना, जो किसी को भी ले सकता है, ओ ए बी तीनों को ले सकता है। सर्वग्राही और सर्वदाता पे क्वेश्चन बनते हैं। साथ साथ में याद रखोगे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि रक्त समूह की जो खोज की थी ना, याद रखोगे किसने?
कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। कई बार पूछा जाता है। और जो कब की गई थी? जो 1900 में की गई थी। ठीक है, कई बार पूछा जाता है रक्त समूह की खोज किसने? लैंडस्टीनर ने की थी। चलिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। आप सभी जानते हैं 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे। दूध के घनत्व को जो मापा जाता है वो किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है, वो जो डेंसिटी होती है, वो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अब आप याद रखोगे कि हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो याद रखोगे हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। ठीक है, केवल दूध का नहीं, संपूर्ण द्रवों का। ठीक है, इसमें द्रव आ जाएगा। ठीक है, द्रवों का क्या नापा जाता है? द्रवों की डेंसिटी नापी जाती है। साथ साथ में बैरोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? वायु दाब को मापा जाता है। किसके द्वारा? वायु दाब को मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? तो याद रखोगे हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता नापी जाती है। क्या नापी जाती है? आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों ऑप्शन को याद रखोगे, किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किसकी की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किसकी थी? इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं रिलेटिव, तो मैं आपको बता देता हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी? पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी, क्योंकि ये एक औषधि के रूप में प्रयोग होती है। और ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो किस देश के थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर रखोगे ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, स्कॉटलैंड के जैव वैज्ञानिक और औषधि निर्माता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है हिंदू धर्म में? तो जरा ध्यान देना, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? टोटल जो हिंदू धर्म में संस्कार बताए गए हैं ना, कब से लेकर जन्म से लेकर मरण तक, जन्म से लेकर मरण तक, जिसमें शादी संबंध, बच्चे का जन्म, उसके 30 द्वार, सब कुछ आ जाता है, जो उनकी संख्या 16 बताई गई है ना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार कराए जाते हैं। ठीक है, अब 16 संस्कारों को मैं एक बार स्पीड से आपको बोल देता हूँ, लिख कर नहीं बताऊंगा, जिसको भी नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, फिर निष्क्रमण, फिर अन्न प्रशासन, फिर चूड़ाकरण, फिर कड़छेदन और विद्यारंभ, फिर उपनयन होता है, फिर वेदारंभ होता है, फिर केशांत होता है, फिर समावर्तन होता है, उसके बाद विवाह होता है और अंतिम होता है अंत्येष्टि। इस प्रकार के टोटल 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बनता है कि हिंदू धर्म में कुल कितने प्रकार के विवाह होते हैं? ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए टोटल कितने प्रकार के विवाह होते हैं। नहीं आता है तो फिर भी आप पूछिए, मैं आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और दीवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी, ये एक्चुअली इसका जो नाम होना चाहिए प्रियदर्शी लिखा गया है कहीं जगह पर। तो इस तरीके से प्रियदर्शी और प्रियदर्शी दोनों नाम एक प्रकार के ही हैं। तो ये किस शासक के लिए प्रयोग किए गए हैं ये दोनों नाम? तो याद रखो ना, ये जो दोनों नाम जो प्रयोग किए गए हैं, दोनों नाम ये किए गए हैं हमारे किसके लिए? अशोक के लिए। किसके लिए किए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशोक के लिए प्रयोग किए गए हैं। मौर्यवंशी शासक अशोक के लिए प्रयोग किए गए हैं ये नाम। काफी, ये जो अशोक था वो मौर्य वंश का शासक था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाती और बिंदुसार का पुत्र था। किसका था ये? बिंदुसार का पुत्र था। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, याद रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन है? तो याद रखोगे चंद्रगुप्त मौर्य की समय। देखिए, प्राचीन या मौर्य वंश से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अब इसी एग्जाम में। देखिए, मौर्य वंश का समय ही याद रखोगे, सिकंदर का समकालीन शासक था कौन?
सिकंदर का समकालीन शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसी के समय याद रखोगे मेगास्थनीज नाम का एक राइटर आया था, यात्री आया था, जिसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। क्या लिखी थी? इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। और इसमें जो वर्णन है वो पूरा की पूरा किसका है? मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। क्वेश्चन आ भी जाए कि इंडिका पुस्तक किससे संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखोगे शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी था। और शाहनामा किस भाषा का ग्रंथ है? तो याद रखोगे फारसी भाषा का ग्रंथ है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसका लेखक कौन था? फिरदौसी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ठीक है, तो याद रखोगे गुरु नानक ने जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था वो किया गया था किसके लिए? गुरु अंगद के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। देख, गुरु नानक सिखों के कौन से थे? प्रथम गुरु थे, याद रखोगे आप। ठीक है ना, प्रथम गुरु थे। और गुरु नानक ने गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी के लिए नियुक्त किया था। गुरु अंगद एक जो देव थे ना वो सिखों के दूसरे गुरु थे, जबकि याद रखोगे गुरु हरराय जो हरिराय थे ना वो सिखों के कौन से? 7वें गुरु थे। ठीक है, गुरु हरिराय कौन थे? 7वें गुरु थे। और जो अमरदास हैं, कौन? अमरदास हैं, वो सिंह पंथ के एक महान क्या रहे हैं? प्रचारक रहे हैं। ठीक है, एक प्रचारक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? याद रखो जो खुसरो था वो किस बादशाह मुगल बादशाह का पुत्र था? तो याद रखोगे जहांगीर का। किसका था? जहांगीर का था। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो था यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि 1773 यानी कि 1773 में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट का जो उद्देश्य था ना वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। ठीक है ना, याद रखोगे। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में याद रखो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की क्या की गई थी? आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है ना, और इसके जो प्रथम जो न्यायाधीश बने थे उनका भी आप नाम याद रख सकते हैं, सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, प्रथम न्यायाधीश थे, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी इसके तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बार बार पूछा भी जाता है, तो याद रखोगे 1829 में। कब? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त कर दी गई थी। ठीक है ना, इसकी एग्जिट डेट भी याद रखोगे। इसकी एग्जिट डेट 4 दिसंबर। कब? 4 दिसंबर 1829 को बंगाल में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो याद रखोगे मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह ऐसा मुगल बादशाह था जो रंगीला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ठीक है, याद रखोगे। देखिए जो मोहम्मद शाह था ना मुगल सिंहासन पर सैयद बंधुओं ने इसको बिठाया हुआ था, लेकिन ये इसका फायदा नहीं उठा पाया। मोहम्मद शाह क्या था, इसका जो टाइम पीरियड आप याद रखोगे जिस बैठा था इसको याद रखोगे आप 1719 से लेकर 1748 तक। ठीक है, 1748 तक ये इसके मध्य मौर्य साम्राज्य पर बैठा था, लेकिन ये एक अयोग्य शासक था। इसने अधिकांश समय जो पशुओं की लड़ाई देखने में और वेश्या और मदिरा के बीच गुजार दिया था। इस कारण से इसको नंगे लोगों की या कहेंगे हम औरतों की और पुरुषों की संगति पसंद थी। शराब
24 घंटे पीता था, ठीक है, जानवरों का युद्ध ही देखता रहता था, इस प्रकार के इसके शौक थे। इस कारण से इसको क्या रंगीला बादशाह कहा गया, ठीक है, किसको, मोहम्मद शाह को, ठीक है। मोहम्मद शाह जो था ना रफी उद जरात की मृत्यु के पश्चात बना था, तो इसको भी इसके बाद ही तुरंत कौन बना था, ये जो शासक है ना रफी उद जरात, इसके बाद मोहम्मद शाह बना था, ठीक है, शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, घुमा फिरा कर भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। जो कहते हैं वुड घोषणा पत्र जिसे हम कहते हैं, चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र है वो किससे संबंधित था, जिस शिक्षा से संबंधित था, किससे, शिक्षा से संबंधित था। देखिए वुड घोषणा पत्र जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड के द्वारा कब 19, याद रखोगे 19 जुलाई 1854, सॉरी पीछे देखते हैं 1854, नोट याद करो, टाइम याद करोगे आप इसका, 19 जुलाई 1854 को, ठीक है। इस घोषणा पत्र के द्वारा शिक्षा में एक सुधार लाना था, जिसे हम क्या वुड डिस्पैच भी कहते हैं। ये जो था ना, ये पूरा की पूरा जो घोषणा पत्र था शिक्षा से संबंधित, इसको हम क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वुड घोषणा पत्र भी कहते हैं या वुड डिस्पैच भी इसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें 100 आर्टिकल्स मौजूद थे या 100 अनुच्छेद मौजूद थे शिक्षा से संबंधित, यानी शिक्षा के उद्देश्य माध्यम सुधारों में आदि में विकास करना था, ठीक है। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा इसी घोषणा पत्र का पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा इससे, ठीक है, आने वाले एग्जामों में भी। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं, दोनों नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं, तो याद रखोगे देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। दोनों मिलने के बाद किस नदी का निर्माण करती हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो गंगा नदी का करती हैं, दोनों ही मिलकर क्या बन जाती हैं, गंगा बन जाती हैं। कहाँ पर, सबसे बड़ी नदी, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि गंगा नदी का जो उद्गम है, तो याद रखोगे गौमुख से है, तो गौमुख से दोनों नदी नहीं आती, केवल कौन सी आती है, भागीरथी। केवल भागीरथी जो नदी है वो कहाँ से आती है, गौमुख से आती है, ठीक है, गंगोत्री से निकलती है ठीक है, भागीरथी। और जो अलकनंदा नदी है वो याद रखोगे अलकापुरी से निकलती है, कहाँ से, अलकापुरी से निकलती है, ठीक है। और दोनों मिलकर देवप्रयाग में क्या बन जाती हैं, गंगा बन जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबरीमाला क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि सबरीमाला क्या है, तो याद रखोगे ये जो सबरीमाला है ना एक प्रसिद्ध मंदिर है, क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि कहाँ पर है, केरल राज्य में है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहा हूँ इसके बारे में ध्यान से सुनिए। कई बार जो विवाद में रहता है महिला को प्रवेश के चक्कर में, ठीक है, आपने सुना हो, इसलिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सबरीमाला केरल का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि भगवान अयप्पा का एक प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। यह केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम से 175 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, याद रखोगे आप इसको, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 पहाड़ियों के बीच में यह मंदिर सबरीमाला के नाम से जाना जाता है, जो कि स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बहुत कई बार पूछा गया है, स्थापत्य कला के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, स्थापत्य कला के लिए। चलो तो ठीक है, इसको याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो बेलाडीला याद रखोगे, बेलाडीला जो है वो लोह एश के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में, ठीक है। बेलाडीला जो स्थान का नाम है, पहले तो इसको याद रखोगे आप, ठीक है। जो चट्टानों कहते हैं खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो छत्तीसगढ़ के, पहले तो राज्य याद रखोगे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का अगर जिला ही पूछ लिया जाए तो कौन सा, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है यह स्थान, जो कि लोह एश के लिए प्रसिद्ध या लोह की प्रमुख खदानें हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में अब्रक का जो सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला राज्य है, तो याद रखोगे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा जो अब्रक होता है वो कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो अब्रक होता है ना, जो माइका होती है, ठीक है ना, माइका जो होती है वो पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व की लगभग 60% माइका या अब्रक भारत में होता है, ठीक है ना। अब्रक के भंडार में मुख्य क्षेत्रों में झारखंड आता है, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि आते हैं, ठीक है। इसमें से आंध्र प्रदेश एक अकेला राज्य है मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, जहां पर देखा जाए तो 67%, कितनी? 67% अब्रक होता है, ठीक है, यहाँ पर कम से कम 67%। उड़ीसा में भी होता है, झारखंड में भी होता है, ठीक है, राजस्थान में भी होता है, लेकिन अल्प मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? ठीक है, ठीक है, तो याद रखोगे भारत की किस राज्य की, एक राज्य की पूछिए जो तीनों राज्यों को कवर करती है, तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो याद रखोगे ऐसा कौन सा राज्य है? ऐसा सिक्किम राज्य है, ठीक है ना, ऐसा सिक्किम राज्य है जिसमें नेपाल, भूटान और चीन की सीमा लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे मेघालय है तो मेघालय की बांग्लादेश से लगती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की भी 3 देशों से लगती है, ठीक है ना, भूटान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया। पश्चिम बंगाल की भी 3 देशों से लगती है, ठीक है ना, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, लेकिन सिक्किम ऐसा है जिसकी नेपाल, भूटान और चीन तीनों से लगती है, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश से इससे नहीं लगती है, तो बांग्लादेश का नाम सम्मिलित नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे जरा, ठीक है ना। चलिए देखो जरा कि गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता जो 60 है वो क्या है? कि दक्षिणी गोलार्ध में, आप सभी जानते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे मैप ड्रॉ करके बता देता हूँ, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को बीच में से विषुवत रेखा से काट देंगे, तो यहाँ पे, ठीक है, उत्तर में भी आप सभी जानते हैं कि 40 से लेकर कहाँ तक 60 अक्षांश डिग्री है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण में भी मिलेगा आपको 40 से लेकर फिर 50 मिलेगा, फिर 60 मिलेगा। जो जो अक्षांश रेखाएं गई है ना पृथ्वी की, इस प्रकार की जो रेखाएं गई है ना, ये वही है। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं जो बड़ी तेजी से चलती हैं, याद रखोगे, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में क्या 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांशों में मध्य पश्चिम या उत्तर पश्चिम की दिशा से शक्तिशाली हवाएं चलती हैं, ठीक है, जिसे हम अलग अलग नामों से अलग अलग अक्षांशों पर जानते हैं, ठीक है। इसलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध में होता है, पर ना कि उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल्फा अल्फा है, ये अल्फा अल्फा क्या है? तो याद रखो एक प्रकार की क्या है, ये घास है। अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है जो फलीदार पौधा होता है, ये एक तरीके से क्या होता है, फलीदार पौधा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में पशुओं के चारे के रूप में ये लगाई जाती है उनके खाने के लिए, ठीक है, ठीक है, फलीदार पौधा होता है एक तरीके से। इसमें मुख्य रूप से विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली को आइसो हाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसो हाइट, ठीक है। आइसो हाइट समान वर्षा को प्रदर्शित करता है। अब इंग्लिश में ही नाम पूछे जाते हैं। जबकि अगर आइसो बार अगर आ जाए तो आइसो बार किसके लिए? आइसो बार ऐसी रेखा है जो कि समदाब के लिए पूछी जाती है। किसके लिए? समदाब के लिए, ठीक है ना। यह वर्षा, आइसो हाइट वर्षा के लिए, समवर्षा के लिए अपनाई जाती है। आइसोथर्म अगर आ जाए, आइसोथर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्म समताप के लिए पूछी जाती है। यहाँ पे सभी बता देता हूँ मैं आपको, समताप के लिए, ठीक है। आइसो हेलाइन अगर आ जाए तो समान खारेपन के लिए, ठीक है ना। किसके लिए? समान खारेपन वाले स्थान के लिए, समान वाले के लिए, ठीक है। ये चारों ही चारों क्वेश्चन परीक्षा बन जाते हैं, किसी से भी आंसर आ सकता है। लेकिन समान वर्षा आ जाए तो आइसो हाइट, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? देखिए कॉफी पोर्ट कहा है, यहाँ पे क्या कहा है? कॉफी पोर्ट, कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है? याद रखोगे सैंटोस। कौन सा? सैंटोस जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है? आप सभी जानते हैं कि ब्राजील में होता है। पहले तो याद रखो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील के मध्य में अगर देखा जाए तो देखिए साओ पालो हैगा हमारा, ठीक है, रियो डी जेनरियो हैगा, ठीक है, साथ साथ में रियो डी जेनरियो हैगा, ब्यूनस आयर्स, ये सारे की सॉरी ब्यूनस आयर्स नहीं, ब्यूनस आयर्स अलग है। तो ब्राज़ील में ही है सारे सैंटोस, ये सारे स्थान जो कॉफ़ी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंसी रखते हैं उत्पादन में उसका। लेकिन सैंटोस उत्पादन के क्षेत्र के साथ साथ ये क्या है? याद रखोगे एक बंदरगाह के रूप में, ठीक है, क्या है? बंदरगाह के रूप में केवल सैंटोस, ना कि साओ पालो और रियो डी जेनरियो। सैंटोस क्या है? बंदरगाह के रूप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है का, यहाँ से कॉफ़ी क्या होती है? अन्य देशों में निर्यात की जाती है, ठीक है, क्या की जाती है? अन्य देशों में निर्यात की जाती है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? जरा ध्यान देना, इनमें से किस क्षेत्र में सुनामी नहीं आती है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम फुल एनालिसिस करें इसका तो वैसे आंसर इसका क्या होना चाहिए? डी वाला आंसर इसका सही होना चाहिए, लेकिन विभाग ने इसका आंसर बी वाला दिया है। तो देखिए जरा कि जो म्यांमार का तट है यहाँ पर भी क्या आती है? सुनामी आती है। म्यांमार का क्या अर्थ? म्यांमार में क्या है? यहाँ पे भी देखिए जितने भी तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पर सभी जगह सुनामी देखने को मिलती है, लेकिन विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी में तो हमको देखने, जो म्यांमार का तट है वो भी बंगाल की खाड़ी में ही आता है, तो यहाँ पर और यहाँ पर तो सुनामी देखने को मिली है अभी तक पूरी तरीके से। गुजरात का कुछ क्षेत्र है यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी विभाग ने इसको बी वाले को ऑप्शन दिया है, ठीक है, लेकिन डी वाला आंसर सही होना चाहिए था, लेकिन विभाग ने क्या बी वाला दिया है, ठीक है ना। किस कारण से दिया है ये जानकारी नहीं दी गई है उसके द्वारा, लेकिन आंसर उसने बी माना कि गुजरात का तटीय क्षेत्र सुनामी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सर्वाधिक लवणता है तो याद रखोगे मृत सागर में पाई जाती है। किसमें? देखिए सामान्यतः जो सागरीय जल होता है वो पूरा ही लवणता से युक्त होता है, लवण से युक्त होता है, लेकिन सर्वाधिक पूछिए तो सर्वाधिक लवणता जिसमें सागरीय जल में सबसे ज़्यादा लवण होते हैं, खारापन जिसमें ज़्यादा होता है वहाँ सर्वाधिक लवणता होती है, ठीक है ना। और तो जिसका जो जिसमें सबसे ज़्यादा बताया गया है कम, ठीक है, लगभग 23% के आसपास, तो वो क्या? जॉर्डन का मृत सागर। कौन सा? जॉर्डन का मृत सागर। मृत सागर के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता होती है, जिसको डेड सी के नाम से भी हम जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेड सी भी कहते हैं, तो याद रखोगे आप, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखोगे जेंको ताइबी। कौन थी? जेंको ताइब की, जापान की महिला थी, ठीक है, दुनिया की पहली ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी, ठीक है ना। ये कहाँ की है? ये जापान की है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है यहाँ पे आप याद रखोगे समुद्र की गहराई, ओशियन डेप्थ के लिए मापने के लिए किया जाता है फेदोमीटर का प्रयोग, ठीक है ना। किसका? फेदोमीटर का प्रयोग किसके लिए? समुद्र की गहराई मापने के लिए जाता है। जबकि भूकंप की अगर बात आ जाए तो इसके लिए कौन सा? सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम? सिस्मोग्राफ का, ठीक है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं भूकंप के लिए मोस्टली, ठीक है जी। और आप सभी जानते हैं, ऊपर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वर्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वर्षा के लिए होता है बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर किसके लिए प्रयोग करते हैं। ये सारे ही सारे प्रयोग मैं ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ, तो इसका जरा देखिए, ठीक है ना। पहले जो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे भी आ गया ये क्वेश्चन, बार बार आता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, तो याद रखोगे सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। किससे? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा
होता है? वर्ष का सबसे बड़ा, देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ये अधूरा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह देता हूँ कि वर्ष का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून होता है, ठीक है। इसने जो टारगेट रखा है वो हम लोगों को लेकर रखा है कि हम किस क्षेत्र में रहते हैं। देखिए बड़ा दिन और छोटा दिन क्षेत्र के ऊपर भी डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। जब आप पूरी की पूरी पृथ्वी का सर्कल पढ़ोगे और उसको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट करोगे तो उत्तर में कौन सा बड़ा होगा, दक्षिण में कौन सा बड़ा होगा, जो सूर्य की अवस्थिति के कारण होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम नॉर्थ में अगर बता देंगे, जब सूर्य पूरी तरीके से ग्रीष्म या गर्मियों में जब होगा तो किस साइड, नॉर्थ में होगा, नॉर्थ में किरणें इसकी ज़्यादा पड़ेंगी, ठीक है, कर्क रेखा के समांतर होगा। तो इस समय 21 जून के आसपास क्या दिन बड़ा रहता है, ठीक है ना, 21 जून के आसपास क्या रहता है, दिन बड़ा रहता है, सबसे बड़ा रहता है। और 22 दिसंबर में क्या रहता है, नॉर्थ में बता रहा हूँ मैं, नॉर्थ इंडिया की बात चल रही है हमारी, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की बात चल रही है। और एक 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन रहता है, ठीक है, नॉर्थ में। और ठीक इसी प्रकार जिस साउथ में जाने पर सूर्य की स्थिति जब अपने यहाँ पर सर्दियों का टाइम चलता है, ठीक है ना, जब अपने यहाँ पर क्या चलता है, सर्दियों का टाइम चलता है, तो ये स्थिति उल्टी हो जाती है, पूरी तरीके से उल्टी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखो पिग्मी क्या होते हैं। सबसे पहले तो याद रखोगे पिग्मी क्या, मनुष्यों की एक जनजाति है। क्या है, मनुष्यों की एक जनजाति है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगी पिग्मी होते हैं क्या, जानवर होते हैं क्या होते हैं, ठीक है ना। मनुष्यों की एक जनजाति है जो वनों में रहती है। कहाँ पर रहती है, वनों में रहती है, ठीक है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, विषुवतीय रेखा पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, विषुवतीय रेखा पर पाए जाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से अफ्रीका के कांगो बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर, अगर क्वेश्चन अगर देश के आधार पर आ जाए तो याद रखोगे कहाँ पर, ये अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में या कांगो देश में पाए जाते हैं, ठीक है, पिग्मी जनजाति के लोग, ठीक है। ये पेड़ों पर झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पेड़ों पर झोंपड़ी बनाने वाले कौन से शिकारी हैं, ठीक है, तो पिग्मी जनजाति के शिकारी हैं, ठीक है। साथ साथ में याद रखोगे जब ये पेड़ों पर झोंपड़ी बनाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार से, याद रखोगे कि मोंगुलस क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है इसका कि मोंगुलस क्या है, तो आपको बताना कि पेड़ों पर बनने वाली ये झोंपड़ियाँ होती हैं जिसमें पिग्मी जाति निवास करती है, वह मोंगुलस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। तो याद रखोगे ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत पैसिफिक ओशियन में स्थित है, जिसे मूंगे की दीवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूंगे की दीवार कहते हैं। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, 8.2 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, करोड़, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। तो भारतीय संविधान, आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान जो हमारा लागू हुआ था वो कब हुआ था। पहले तो इनमें से डेट याद रखोगे। देखिए भारतीय संविधान पहले तो 1949 में नहीं हुआ था, ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल हट जाएगा। पूरी तरीके से फॉर्म 1950 में भी नहीं होता, इसके बाद ही हुआ है। तो एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी, 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। 1950 को तो हमारा पूरा संविधान ही लागू हुआ है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर ये पूछ रहा है तो इसके बाद ही चुनाव हुए हैं। तो देखिए प्रथम चुनाव जो हमारे हुए हैं वो यहाँ पर याद रखोगे 1951-52 में हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, 51-52 में से 52 यहाँ पे दिया है, 51 नहीं दिया यहाँ पर, तो हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहले चुनाव ही हुए हैं हमारे कब, 1951-52 में। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। संविधान को पवित्र दस्तावेज के रूप में किसे कहा है, तो यार BR अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण इन्होंने सर्वाधिक योगदान भीमराव अम्बेडकर ने ही दिया है, ठीक है ना। इसे एक पवित्र दस्तावेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा संविधान निर्माता के लिए जो समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे, BR अम्बेडकर ही थे। और उस समिति का गठन जो हुआ था, वो समिति का जो नाम था, वो समिति का नाम था प्रारूप समिति। आप सभी जानते होंगे
प्रारूप समिति ने ही मुख्य रूप से संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो याद रखोगे 52वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1985 में क्या हुआ था? फॉर्म हुआ था, 1985 में बना था। इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल कर सकता है। ठीक है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। किसको कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? इनमें से लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? क्वेश्चन पूछा गया है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश ने सबसे पहले किया है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो याद होगा जो लिखित संविधान का प्रारंभ का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? अमेरिका को जाता है। देखिए, अमेरिका ने अपना जो संविधान था ना, वो 1787 में ही निर्मित कर लिया था। कब कर लिया था? 1787 में ही निर्मित कर लिया था, जिसे विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहा जाता है। जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान कहा जाता है, याद रखोगे। देखिए, जो अमेरिका का है वो लिखित संविधान सबसे पहले है, लेकिन सबसे प्रथम जो संविधान वो ब्रिटेन का है, लेकिन वो अलिखित है। क्या है? अलिखित संविधान है, अर्थात यह लिखित संविधानों की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन प्रथम ब्रिटेन का है। यह वास्तव में परंपराओं द्वारा निर्मित हुआ था, ब्रिटेन का संविधान। ठीक है ना। अगर सबसे बड़ा संविधान पूछ लिया जाए तो भारत का है। सबसे बड़ा संविधान किसका है? लिखित संविधान भारत का है। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन किससे बनते हैं? हमारे इससे बनते हैं। ठीक है ना, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से लिए किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। जो तारकुंडे समिति है ना, वो चुनाव सुधार से संबंधित है। किससे? देखिए, चुनाव सुधार से संबंधित है। इसको फॉर्म किया गया था कब? 1974 में। 1974 में फॉर्म किया गया था, लेकिन क्या था कि 1974 में इसने अपनी रिपोर्ट फिर 1975 में दी थी, लेकिन इसके बाद ये आपातकाल लग गया था। फिर इसकी रिपोर्ट को कब? 1977 और 78 में मान दिया गया था। फिर इसने दोबारा प्रस्तुतिकरण दिया, जब जाकर इसके सारे नतीजों में सुधार किया गया। तारकुंडे समिति क्या थी एक्चुअली? भारतीय जो चुनाव प्रणाली थी ना, इसमें काफ़ी खर्चे जो हो रहे थे ना, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहे थे। क्या हो रहे थे? भारतीय चुनाव प्रणाली में काफ़ी खर्चे बड़ी मात्रा में हो रहे थे। उनको नियंत्रित करने के लिए, किसके लिए? उनको नियंत्रित करने के लिए तारकुंडे समिति का गठित किया गया था। ठीक, तो याद रखोगे, ए वाला बिल्कुल ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? वित्त आयोग और योजना आयोग का, तो इसमें याद रखोगे एम.बी. माथुर ने दिया था। क्या दिया था? भारत में योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था होते हुए वित्त आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से अधिक शक्तिशाली और संपन्न है थी। ठीक है ना, याद रखोगे। ठीक है ना। देखिए, वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक है, लेकिन योजना आयोग एक असंवैधानिक संगठन है। ठीक है ना। इसी तथ्य के संदर्भ में एम.बी. माथुर ने वित्त आयोग में योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक प्रदूषण नहीं है? इनमें से सामाजिक प्रदूषण नहीं है, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? याद रखोगे, सामाजिक प्रदूषण में कृषि प्रदूषण नहीं है। सामाजिक प्रदूषण में, ठीक है, सामाजिक प्रदूषण में क्या? कृषि प्रदूषण नहीं है। देखिए, गरीबी, सांप्रदायिक और बलात्कार जैसी चीजें सामाजिक प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं। कृषि प्रदूषण प्राकृतिक प्रदूषण के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से हमारा? देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, रोजगार के पहले इंपॉर्टेंस ही है शिक्षा की, स्वास्थ्य की और जीवन स्तर के सुधार की। ठीक है ना। सी वाला आंसर किसने दिया है? देखिए, सी वाला आंसर विभाग के द्वारा ही नहीं देते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा विभिन्न वर्षों में एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें माना है कि प्रमुख मानव
विकास सूचकांक के जो आधार होना चाहिए वो कौन से होना चाहिए, तो सबसे पहले इन तीनों को ही उन्हें प्रायोरिटी दी है, तो सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था वो गरीबी हटाओ था। क्या था? गरीबी हटाओ। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य रखा गया था वो था गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता होना। क्या था? गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता होना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आप सभी को पता है कि 1974 से हुई थी, और ये कब हो गई थी? 1978 में ही खत्म हो गई थी। कब हो गई थी? 1978 में ही, मतलब एक वर्ष पहले ही क्या हो गई थी? ये खत्म हो गई थी। ठीक है, यानी कि फिनिश हो गई थी। ऐसी कौन सी योजना, इस प्रकार से पूछा भी जाता है, जो 5 वर्ष नहीं चली, वो केवल 4 वर्ष चली थी, तो वो योजना थी हमारी कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। इसका जो उद्देश्य रखा गया था, इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता बनना था, यानी गरीबी हटाओ इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखोगे, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था वो औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था। क्या था? देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था। इस योजना का जो कहते हैं निर्माण किया गया था, जो प्लान था वो किया गया था, याद रखोगे, भारतीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकी संगठन के जो निदेशक थे वो थे कौन से? हमारे पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस। उन्होंने इसका क्या किया था? ढांचा तैयार किया था इस योजना का। ठीक है, और जो कहते हैं भारतीय सांख्यिकी संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर था? याद रखोगे, कोलकाता में था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। कोलकाता में था भारतीय सांख्यिकी संगठन का, जिन्होंने महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्या किया था? आधार बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का जो भुगतान है वो किससे? भुगतान संतुलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड संबंधित है। नाबार्ड किससे संबंधित है? तो याद रखोगे, नाबार्ड सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि बैंक एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है। इसका देखिए, नाबार्ड का अगर आप फुल फॉर्म भी पहले बस फुल फॉर्म याद कर लो आप इसका, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। कब की गई थी? इसकी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ साथ में यह किसके लिए उपयोग की गई है? देखिए, नाबार्ड ग्रामीण कृषि ढांचे में एक शीर्ष संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट जो जारी करता है वो कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। अब इससे दो क्वेश्चन और रिलेटिव बनते हैं कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, ठीक है, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसका शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आप याद रखोगे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। ठीक है, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर। ठीक है, IMF की बात चल रही है यहाँ पर। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 1945 को हुई थी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, पोलो टीम में आप जानते हैं कि घोड़े पे बैठता है एक, ठीक है,
घोड़े पर व्यक्ति बैठता है, जिसमें एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। एक बॉल को, जो लकड़ी या प्लास्टिक की बॉल होती है, उसको दूसरे सामने वाले के गोल में टारगेट करते हैं। ठीक है, वाटर पोलो में अगर पूछ लिया जाए तो वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 होते हैं, वैसे पोलो में 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? पिछले सेट पेपरों में हम इसकी अच्छे से डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी याद रखोगे, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की स्मृति में 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त 1905 में क्या हुआ था? ध्यानचंद का जन्म हुआ था। ठीक है ना, इनके लिए इसलिए भी दिया जाता है, इसलिए याद में मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया था। ठीक है ना, भारत को 3 बार ओलंपिक में क्या दिलवाया था? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रमुख जगदीश चंद्र बसु। कौन? जेसी बॉस। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, जिन्होंने बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन है। देखिए, जगदीश चंद्र बसु प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जो साथ साथ में भौतिकी, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति और पुरातत्व का उनको काफी ज्यादा ज्ञान था। ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहले बताया था पेड़ पौधों में जीवन है। तो जेसी बॉस है जगदीश चंद्र बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथ साथ में। अगला क्वेश्चन है, ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? देखिए, ऑडी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ऑडी जर्मनी की है। कहाँ की है? ऑडी जो कंपनी है वो कहाँ की? जर्मनी देश की कार बनाने वाली कंपनी है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जापान की भी एक पूछ ली जाती है। ठीक है, जापान की भी कंपनी है, जो कौन सी कंपनी की कार बनाती है? निसान कंपनी की। ठीक है, कहाँ की बनाती है? निसान कंपनी की कार बनाती है। ठीक है, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब हमारे सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है ना, जिनसे बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर? इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। हम जरा स्पीड से चलेंगे, इस मुख्यालय को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, संध्या अग्रवाल का संबंध क्रिकेट खेल से संबंधित है। किससे? क्रिकेट खेल की एक कैप्टन रह चुकी है संध्या अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट में 16 विकेट लिए थे? नरेंद्र हिरवानी ने किसके विरुद्ध लिए थे? वेस्ट इंडीज के विरुद्ध लिए थे। किसके? वेस्ट इंडीज के विरुद्ध लिए थे, 16 विकेट लिए थे। ठीक है ना, यह मैच कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था। दोनों पारियां हुई थी। ठीक है, टेस्ट मैच की बात चल रही है। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में इसने टोटल 8 विकेट लिए थे नरेंद्र हिरवानी ने। इस प्रकार से 16 मैच हो चुके थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये मैच जो नरेंद्र हिरवानी का है ना, वो कब हुआ था? याद रखोगे, जनवरी 1988 में। तो इसको डेट भी याद आप रखोगे। एक डेट तो हुई नहीं थी, आप सभी जानते हैं टेस्ट मैच 5 दिन तक चलता था। ठीक है, तो जनवरी 1988 आप याद रखोगे। इस 88 से 88 करके भी आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है ना, 8 विकेट लिए थे, तो 16 विकेट हो गए थे नरेंद्र हिरवानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में? ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में है? तो याद रखोगे, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल शहर में है। कहाँ पर है? भोपाल शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन चलेंगे अब एमपी के। ठीक है, जो मैं पहले भी ऑलरेडी से क्या बार बार बता चुका हूँ, इन क्वेश्चनों को अच्छे डिटेल में बता चुका हूँ। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में? गोंडवाना क्षेत्र में किया था। ठीक है ना, कहाँ पर? गोंडवाना क्षेत्र में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सेंधवा में किसने नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? देखिए, सेंधवा सबसे पहले आप याद रखोगे, इस स्थान का नाम है। क्या है? ये हमारे थंबनेल का भी क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे आपको आसानी से समझा देता हूँ कि सेंधवा में जो है ना, भीमा नायक ने, किसने? स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक ने प्रमुख समर्थन किया था यहाँ के, कहते हैं, आंदोलन में। ये आदिवासियों का समर्थक रहे थे भीमा नायक। ठीक है ना, सेंधवा जो है ना, वर्तमान में आप याद रखोगे, सेंधवा जो है ना, वर्तमान में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंतर्गत आता है। किसके? बड़वानी जिले के अंतर्गत आता है सेमना। ठीक है ना, जो 1857 में, कब? 1857 में किस क्षेत्र का हिस्सा था?
खानदेश का हिस्सा था। ये कहाँ का था? खानदेश का हिस्सा था। और जो खानदेश कहाँ का था? ये महाराष्ट्र की रियासत के अंतर्गत आता था। कहाँ की आता था? महाराष्ट्र या बम्बई की रियासत के अंतर्गत आता था। तो ठीक इसी प्रकार बड़वानी के अंतर्गत क्या था? सैनवा जो स्थान था, इस जगह आदिवासियों को जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? भीमा नायक ने किया था। और कब किया था? 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के विरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य मध्य प्रदेश था। ठीक है ना, 2-3 डेट और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे पूछी जाती हैं कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। तो सबसे पहले आप याद रखोगे 1992 को लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन। लागू होने के तुरंत बाद ही मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने इसको एक्सेप्ट किया था। क्या किया था? एक्सेप्ट किया था, पूरे राज्य में लागू भी किया था। देखिए 73वें संविधान संशोधन 29 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में, कब? 29 दिसंबर, जो डेट याद रखोगे अगर आप एमपी का एग्जाम दे रहे हो तो 29 दिसंबर 1993 को। ठीक है, 1992 का संविधान संशोधन था 1913, 29 दिसंबर 1993 को क्या कर दिया था? मध्य प्रदेश ने विधानसभा में पंचायती राज विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती किससे संबंधित है? पंचायत राज से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। यहाँ पे याद रखोगे आप। ठीक है, पंचायतों से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, तथा 29 दिसंबर को विधानसभा में पारित कर दिया गया था। 30 दिसंबर, कब? देखिए एक दिन बाद ही 30 दिसंबर 1993 को संपूर्ण राज्य में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया। प्रस्तुत किया था 29 को और 30 को क्या कर दिया? पारित कर दिया था 1993 को। तो ये इस तरीके से इसको याद रखोगे पूरी डेटों को आप। ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था को मध्य प्रदेश लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? संगीत के क्षेत्र में फेलोशिप कौन सी आती है? देखिए लोक प्रशासन के द्वारा इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। किस कारण से हटाया था? उन्होंने कारण नहीं दिया गया है, कुछ विवाद के कारण, लेकिन आंसर कौन सा है? अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान फेलोशिप किसके द्वारा दी गई है? राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, एक समारोह आयोजन होता है, वहां पर ये फेलोशिप दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भील जनजाति भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो याद रखोगे भील जनजाति जो है ना, भील जनजाति भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील मध्य भारत की एक जनजाति है। भील जनजाति का मुख्य संकेंद्रण जो है वो मध्य प्रदेश में ही, विशेषकर झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार आदि जिलों में है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो संत सिंगाजी जो मध्य प्रदेश के निवासी थे वो नीमाड़ क्षेत्र के थे। कहाँ के थे? नीमाड़ क्षेत्र के थे। ये निवाड़ अलग है, पहले तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि निवाड़ी अलग है, जिसको निवाड़ भी कहते हैं। ठीक है, और नीमाड़ अलग है। ठीक है ना, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। इस निमाड़ को हम एक और नाम देते हैं खंडवा। ठीक है ना, क्या नाम है इसका? खंडवा से आप याद रखोगे। ठीक है ना, खंडवा से इसका याद रखोगे, जहाँ पर जन्म हुआ था किसका? संत सिंगाजी का। ठीक है, सिंगाजी का मेला प्रतिवर्ष यहाँ पे क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। नीमाड़ या खंडवा के कहाँ पर? पिपलैया ग्राम में। कई बार पूछा गया है ये ग्राम, पिपलैया ग्राम में क्या किया जाता है? संत सिंगाजी का मेले का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा और पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। किससे? पत्रकारिता से संबंधित है। पत्रकारिता के पुरोधा माने जाते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है ना, पत्रकारिता के पुरोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु चिंचालकर कौन थे? ये कौन नहीं है, कौन थे है। ठीक है ना, विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो याद रखोगे विष्णु चिंचालकर जो थे ना वो एक चित्रकार थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चित्रकार थे विष्णु चिंचालकर, जो किस जिले से संबंधित थे? देवास जिले के। ठीक है ना, किस जिले से? देवास जिले में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है
धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर स्थित है, कई बार क्वेश्चन पूछा था, सतपुड़ा रेंज में है। कहाँ पर है, सतपुड़ा श्रेणी में आती है धूपगढ़ की चोटी, याद रखोगे। ठीक है, यह एकमात्र हिल स्टेशन है। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से बनेंगे। पहली बात तो यहाँ बता देता हूँ, एकमात्र ये क्या है, हिल स्टेशन है। साथ साथ में जो धूपगढ़ की चोटी की जो ऊंचाई है वो याद रखोगे 1350 मीटर ऊंची है। ये क्या है, 1350 मीटर ऊंची है। ठीक है ना। यह होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है। जो धूपगढ़ की चोटी है होशंगाबाद के, कहाँ पर, होशंगाबाद के पचमढ़ी स्थान पर है। कहाँ पर है ये, पचमढ़ी स्थान पर है। ठीक है ना, याद रखोगे। ठीक है, सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिखरे मोती की रचयिता कौन है। बिखरे मोती की रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिखरे मोती हो गया, साथ साथ में इनकी एक और रचना के नाम आता है बिखरे मोती के साथ साथ, कौन सी है, याद रखोगे, उन्मादिनी। कौन सी है जी, उन्मादिनी। ठीक है, किसकी है जी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में जो करेंटिंग प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ पर है, देवास में है। कहाँ पर है, देवास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तो याद रखोगे, देखिए जो मेन जो भारत में वन अनुसंधान संस्थान है ना, जिसे हम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जानते हैं, उस वो जो मुख्य है ना वो कहाँ पर है, हमारी देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। लेकिन जो इसकी क्षेत्रीय ब्रांच है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। ठीक है ना, क्षेत्रीय भी पूछी जाती है, ठीक है, साथ साथ में मुख्य रूप से ही पूछी जाती है इसकी मुख्य ब्रांच कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड प्राप्त किसने किया था। देखिए नौकायन क्षेत्र से वो किया था GL यादव ने। अब ये इस प्रकार से क्वेश्चन अगर परिवर्तन के साथ आएगा तो आएगा कि GL यादव किस खेल से संबंधित है। ठीक है ना, किस खेल से, GL यादव का पूरा नाम याद रखोगे आप, गिरधारी लाल यादव। कौन, क्या नाम है, गिरधारी लाल यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो याद रखोगे माधुरी दीक्षित को। बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। माधुरी दीक्षित को याद रखोगे 17 फरवरी 2014 को ममता अभियान के तहत मध्य प्रदेश की सरकार ने फिल्म माधुरी दीक्षित को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। अब आप सभी जानते हैं कि ये उस समय 2015 का एग्जाम था, तो इसके पहले ही की जो करंट पूछी जाएगी वो कब की पूछी जाएगी, 2014 की पूछी जाएगी। तो ये करंट का क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आगे आप जब भी एग्जाम दें तो पिछले साल में जो जो इस प्रकार के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं तो सभी को आप क्या करोगे, एक बार पढ़ लोगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पिछले वर्ष इससे संबंधित कौन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो ये मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय जो है उसके पूर्व में इसको किस नाम से जाना जाता था, एडवर्ड संग्रहालय या एडवर्ड म्यूजियम के नाम से इसको जाना जाता था। कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी ना मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय की, वो हुई थी ब्रिटिश काल में 1887 में। कब हुई थी, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसको एडवर्ड संग्रहालय के नाम से, एडवर्ड म्यूजियम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर क्वेश्चन में क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है। इन चारों में से देखिए, अब इन नामों को छोड़कर आप यहाँ इंग्लिश के नामों को देखिए। इन चारों में से देखिए केबी सबसे छोटा होता है, उसके बाद एमबी आता है, देखो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो केबी सबसे छोटा होता है, तो ए वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है। तो बाइनरी जो भाषा है 2 अंकों की बनी होती है। कौन सी, 2 अंकों की बनी होती है। ठीक है, वो 2 अंक कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 0 और एक होता है कौन सा, 1। ये 2 अंक होते हैं बाइनरी डिजिट में। ठीक है ना, बाइनरी डिजिट में, या इसको हम बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, बिट भी
कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे तो ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े सामान्य हो गए लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो याद रखोगे एक बाइट में कितने, 8 बिट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, 8 बिट के बराबर क्या होता है? ठीक है ना, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट होता है। ठीक है ना, एक कैरेक्टर। अब जैसे यहाँ पर मैं ये शब्द लिख, जैसे ये आर जो शब्द है ना, तो याद रखोगे ये 3 बाइट का हो गया। आर जब 3 शब्द हैं तो ये 3 बाइट का हो गया। ज़्यादा की जो स्पेस भी होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेस भी होता है ना, वो 1 बाइट का होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? पूछिए। देखिए बेसिक, C++, जावा क्या है? तीनों भाषा कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन पेंट ब्रश कंप्यूटर की भाषा नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है ना, पेंट ब्रश क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जैसे पेंटिंग एक सॉफ्टवेयर है, उसी प्रकार पेंट ब्रश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? देखिए याद रखो, कंप्यूटिंग कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, आउटपुटिंग कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो है क्या नहीं कर सकता? अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जो जनक कहलाता है वो कहलाता है विजय भाटकर। कौन कहलाता है? विजय भाटकर। भारतीय डॉक्टर विजय भाटकर इनका पूरा नाम है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा था। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्होंने, याद रखोगे, अब तक 1 टेराफ्लॉप गणना की क्षमता वाला, कौन सा? टेराफ्लॉप कंप्यूटर क्षमता वाला परम पदम, कौन सा कंप्यूटर का नाम भी याद रखोगे? परम पदम सुपर कंप्यूटर बनाया था, निर्मित किया था। ठीक, किसने? विजय भाटकर ने। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह कौन सा होता है? मतलब वेबसाइट पर जो पहला पेज देखते हैं वो कौन सा होता है? तो याद रखोगे इसको हम गृह पेज कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है होम पेज कहा जाता है। ठीक है, जो पहला पेज खुलता है वो कौन सा होता है? होम पेज होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए कंप्यूटर में जहाँ पर एसेसरीज जुड़ती हैं ना, उसे हम पोर्ट कहते हैं। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना, जबकि नेटवर्क जो होता है, ठीक है ना, क्या है? जबकि नेटवर्क की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप बनाते हुए जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसमें एक कंप्यूटर नहीं होता। कंप्यूटर में डाटा संचित वाली संचार लाइनों का समूह बस कहलाता है। बस क्या कहलाता है? डाटा संचार वाली लाइनों का समूह। लेकिन जिसमें पोर्ट जुड़े होते हैं, अलग अलग यूएसबी जुड़ी रहती हैं, उसको क्या कहते हैं? जिसमें अलग अलग एसेसरी जुड़ी रहती हैं उसको पोर्ट कहते हैं हम। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये थे आज के टोटल कितने, 85 क्वेश्चन थे। ठीक है, 85। बाकी के जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, जो उस समय करंट अफेयर्स के थे तो वो हमने कुछ ड्रॉप कर दिए। साथ साथ में जो एक्ट थे हमारे, ठीक है ना, वही हमने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिए। ठीक है, वो उनको हटा दिया गया इसमें से। बाकी के जो 85 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए आप अच्छे से याद करिए। कुछ आपकी टर्म एंड कंडीशन वो हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। लेकिन उसके पहले नालंदा एकेडमी के चैनल को आप क्या करें? सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय।